हेलो एवरीवन। दिल्ली वाली क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने संवैधानिक निकायों के बारे में पढ़ा। संवैधानिक निकायों में हमने सबसे पहले पढ़ा इलेक्शन कमीशन, फिर पढ़ा यूपीएससी के बारे में, फिर स्टेट पीएससी के बारे में, फिर जॉइंट पीएससी के बारे में, और उसके बाद में हमने पढ़ा फाइनेंस कमीशन। ये सभी संवैधानिक संस्थाओं के बारे में पढ़ा। तो वो ये बताओ, क्या ये जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, क्या ये संवैधानिक संस्था है? नहीं भाई साहब, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। भले ही इसका वर्णन हमें आर्टिकल 315(2) में मिलता है, लेकिन इसका गठन संसद के अधिनियम द्वारा होता है। इस वजह से ये संवैधानिक संस्था नहीं है। इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीएससी और फाइनेंस कमीशन, ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। आज के लेक्चर में हम जो बची हुई बाकी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उनको पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारा पढ़ने का तरीका वही सेम रहेगा। पहले मैं आपको ये टॉपिक कराऊंगा। टॉपिक कवर करने के बाद में हम उसको रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद में अब जैसे ही ये पूरा लेक्चर खत्म होगा, या तो इस लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, या जो पार्ट थर्ड आएगा, या इस, इस संवैधानिक निकाय वाले लेक्चर का, उसके अंदर हम पीवाई क्यूज करेंगे जो यूपीएससी के अंदर पूछे गए हैं, स्टेट पीएससी के अंदर पूछे गए हैं, या एसएससी के अंदर पूछे गए हैं, या रेलवे के किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। कोशिश करेंगे कि इनके जितने क्वेश्चन हो सकते हैं हम कवर कर लेंगे। ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं जीएसटी काउंसिल, यानी वस्तु एवं सेवा कर परिषद। इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 2016 में 101 नंबर संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएसटी काउंसिल का गठन कौन से संविधान संशोधन से हुआ था, तो याद रखना 101 में संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। तो जो जीएसटी काउंसिल है, इसका वर्णन संविधान में के कौन से भाग के अंदर है? इसका वर्णन संविधान के 12वें भाग में मिलता है, और रिलेटेड इससे जो आर्टिकल है या अनुच्छेद कौन सा है, वो कौन सा है? 279A। ठीक है। अब आपको इसके साथ में ही रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा था? 324। और यूपीएससी से रिलेटेड कौन सा था? 315 से 323। इसी के अंदर स्टेट पीएससी वाला इसी के अंदर था। फाइनेंस कमीशन का रिलेटेड कौन सा था? आर्टिकल 280। ठीक है, याद है ये? ओके। तो अब इसके अंदर देखते हैं कि इसकी जो संरचना है जीएसटी काउंसिल की, इसकी संरचना कैसी होती है। जो जीएसटी काउंसिल है, इसके अंदर केंद्र व राज्य दोनों स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, सिर्फ केंद्र की संस्था नहीं है ये, इसमें केंद्र और राज्य दोनों स्तर के सदस्य होते हैं, इसलिए उनके संयुक्त फोरम है। इसमें कौन कौन शामिल होता है? एक तो फाइनेंस मिनिस्टर भारत के, अगर वो केंद्रीय वित्त मंत्री है, वो तो इसके क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके अलावा जो राज्य, वो मतलब केंद्रीय स्तर, केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं राजस्व और वित्त से संबंधित, वो इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा हर एक राज्य से उनका जो वित्त मंत्री होगा, या सरकार के द्वारा किसी अन्य विभाग के मंत्री को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये मतलब कौन कौन हो गए? एक तो फाइनेंस मिनिस्टर हो गया जो इसका अध्यक्ष हो गया, फिर केंद्रीय राज्य मंत्री हो गया जो राजस्व वित्त से रिलेटेड है, और इसके अलावा एक जो राज्य के वित्त मंत्री होते हैं, या फिर उनके द्वारा नामित अन्य कोई मंत्री होता है, वो इसके सदस्य होते हैं। नोट में देखिए कि एक और संस्था है। कौन सी संस्था है? केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो इसके स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। मतलब वो भी इस जो संयुक्त फोरम है जीएसटी काउंसिल, इसके सदस्य होते हैं, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकते। मतदान सिर्फ केंद्र और राज्य ही कर सकते हैं, जो उनके मंत्री है। अब इनकी जो फोरम है, इसकी फोरम की बैठक हो रही है, तो इसके लिए कितने सदस्य पहुंचने जरूरी है? तो कुल सदस्य होंगे उसकी आधी संख्या। जितने भी इसके सदस्य हैं उसमें से आधे सदस्य अगर आए हैं तो ही फोरम की बैठक होगी, अन्यथा बैठक नहीं होगी। तो फिर अब इसकी बैठक की बात होगी। अब इसके ऊपर निर्णय कैसे लिया जाएगा? इसमें निर्णय लिया जाता है 3/4 बहुमत से। मतलब अगर 75% निर्णय एक तरफ है तभी निर्णय लिया जाता है, अन्यथा ये निर्णय नहीं लिया जाता। अब जो इसके ऊपर भार है कि मतलब जो निर्णय लिया जा रहा है कोई भी, वो उसके अंदर कितना भाग केंद्र का है और कितना भाग राज्य का है, इसको समझने के लिए देखिए, ये मान लीजिए कोई
संस्था है, इसके 3 पार्ट कर देते हैं हम। तो इसमें से जो ये फर्स्ट पोर्शन है ये केंद्र का है, ये 2 पार्ट है ये राज्य के हैं। क्या इसका मतलब निकला, जो 1/3 पार्ट है उसका भार, उतना भार तो केंद्र के मतों का है, और जो 2/3 भार है वो राज्य के मतों का भार है। ठीक है, इसमें इतना ही है। तो अब कल की तरह अपने आंखें क्लोज करो, रिवाइज कर लेते हैं टॉपिक को। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल का गठन कब हुआ था? 2016 में। कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन। कौन कौन से भाग के अंदर है इसका वर्णन? 12वां भाग है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 279A। इसकी संरचना में हम देखते हैं कि केंद्र से 2 मंत्री होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री जो इसके अध्यक्ष होते हैं, और दूसरे हो गए राजस्व और वित्त से संबंधित जो इसके राज्य मंत्री है। इसके अलावा हर एक राज्य से उनका वित्त मंत्री शामिल होता है। इसके अलावा एक और सदस्य होता है जो कि केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष होता है। वो स्थायी आमंत्रित सदस्य है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। अब फोरम की बैठक होनी है तो कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? जो कुल सदस्य हैं उनके आधे सदस्य अगर उपस्थित होंगे तभी उनकी फोरम की बैठक होगी। अब अगर निर्णय लिया जा रहा है तो निर्णय कैसे लिया जाएगा? 3/4 जो बहुमत होगा उससे निर्णय लिया जाएगा। तो उपस्थित सदस्य हैं उनमें से अगर 75% किसी निर्णय के फेवर में है तो वो निर्णय लिया जाएगा। और इसमें जो निर्णय लिया जाएगा उसमें केंद्रीय मत है उनका भाग होगा 1/3, और जो राज्य है उनके मतों का भाग होगा 2/3। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। जो अनुसूचित जातियां हैं उनके लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, इस संवैधानिक निकाय के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि इसका वर्णन कहाँ मिलता है? भाग 16 के अंदर। अनुच्छेद कौन सा है? 338। ठीक है, भाग 16 अनुच्छेद 338। ये वाले भाग और जो अनुच्छेद है ना, ये डायरेक्ट आपको कहीं भी, जैसे एसएससी वगैरह के अंदर या रेलवे के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेंगे ये क्वेश्चन आपसे कि कौन से अनुच्छेद 338 है, किस संस्था से संबंधित है। या सीधा पूछ लेंगे एससी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, एससी आयोग से संबंधित कौन सा भाग संबंधित है उनसे। ठीक है, अब इसके थोड़ी सी हिस्ट्री देखो कि जो सबसे पहले संविधान का 65वां संशोधन हुआ था 1990 के अंदर। उसके अंदर राष्ट्रीय एससी एवं एसटी आयोग, इनका एक एससी और एसटी के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना की गई थी। लेकिन जब 89 अमेंडमेंट हुआ था कब? 2003 में। उसमें क्या हुआ था, एससी आयोग को अलग कर दिया था, एसटी आयोग को अलग कर दिया था। जो एससी आयोग था वो तो 338 ही है, और उसके अंदर एक आर्टिकल और जोड़ा गया 338 है जो कि एसटी आयोग से संबंधित है। ठीक है, अब इनकी नियुक्ति है, वह रिपोर्ट वो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो इसकी जो कार्यकाल की सेवा शर्तें हैं वो भी राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अब इसकी संरचना देखो, जैसे हमने इलेक्शन कमीशन की संरचना देखी कि 1+2 होती है, मतलब एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। इसकी क्या है? 1+1+3, मतलब एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। ये संरचना सेम संरचना एससी आयोग की है, ये सेम संरचना एसटी आयोग की है, और ये सेम ही संरचना ओबीसी आयोग की है, या बीसी आयोग बोलो, बीसी आयोग की है। अब इसकी जांच, जब मान लो ये जो एससी आयोग है अगर किसी मामले की जांच कर रहा है तो इसमें जो इसको अधिकार या शक्तियां मिलती है वो दीवानी न्यायालय की मिलती है। ये किसी को भी नोटिस देके बुला सकता है, जितनी दीवानी न्यायालय की शक्तियां वो सभी प्राप्त हो जाती है। ये जो आयोग है ये एससी के लिए तो कार्य करता ही है, इसके अलावा एंग्लो इंडियंस जो आंग्ल भारतीय समुदाय है उनके लिए भी ये सेम कार्य करता है जो एससी के लिए करता आ रहा है। अब इसके अलावा जो दूसरा आयोग है वो है एसटी आयोग, ये भी एक संवैधानिक निकाय है। इसके बारे में बस फर्क यही है कि इसका गठन 89th अलग से जो सेपरेट करके एससी आयोग से अलग करके इसको बनाया गया था, वो 89th अमेंडमेंट 2003 के अंदर हुआ था। इसके अंदर एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, कौन सा? 338A। इसके द्वारा एसटी आयोग का गठन किया गया था। तो अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। अब ये छोटे छोटे टॉपिक है, दो। इसके अलावा जो आपको एक बड़ा टॉपिक मिलेगा वो कैग है। बाकी जो जितने टॉपिक है आयोग है वो टू द पॉइंट और 3 4 5 लाइनों के हैं, खत्म हो जाएंगे। तो आइज क्लोज कीजिए। तो जो अनुसूचित एससी आयोग है, इससे रिलेटेड भाग कौन सा है? भाग 16। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 338। सबसे पहले 65 में जो संविधान संशोधन हुआ था 1990, उसके अंदर राष्ट्रीय एससी और एसटी आयोग की स्थापना की गई थी। मतलब एससी और एसटी आयोग का एक संयुक्त
आयोग था उसका गठन किया गया था। फिर 89th अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? 2003 के अंदर। उसमें एससी आयोग को और एसटी आयोग को अलग अलग कर दिया। तो एससी आयोग से रिलेटेड अनुच्छेद हो गया 338, और 338 से हो गया एसटी आयोग से संबंधित। इसकी नियुक्ति व रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति करता है। इसकी संरचना कैसी है? 113। और इसकी, जब ये मान लो किसी मामले की जांच कर रहा है, तो उसके कौन से न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है? दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। जो एससी शेड्यूल्ड कास्ट है उनके लिए जो कार्य करता है, ये सेम कार्य अंगल भारतीय समुदाय के लिए भी करता है। जो एंग्लो इंडियंस है उनके लिए भी सेम कार्य एससी आयोग करता है। अब इसके अलावा जो अगली संस्था हम देख रहे थे वो राष्ट्रीय एसटी आयोग है, शेड्यूल्ड ट्राइब्ड जो आयोग है। तो उसके अंदर सिर्फ हमें देखना है कि आर्टिकल 338 ए है, बाकी एससी आयोग वाला ही पार्ट है। हम नेक्स्ट आयोग देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आयोग है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर पीसी। ये भी भाग 16, अनुच्छेद 338 बी। अब इसके अंदर देखो, एससी आयोग भाग 16, एसटी आयोग भाग 16, बीसी आयोग भाग 16। एससी के अंदर कौन सा अनुच्छेद? 338। एसटी के लिए 338 ए, और बीसी के लिए 338 बी। ठीक है, ये ऐसे याद रख लेना, सीक्वेंस से आपको याद रह जाएंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी बीसी आयोग की। लेकिन उस टाइम ये वैधानिक संस्था थी, इन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, इसलिए संसद के अधिनियम द्वारा इसका गठन किया गया था। फिर हुआ इसका अमेंडमेंट 102वां। 102वें संविधान संशोधन हुआ था 2018 के अंदर, उसमें इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसकी संरचना भी सेम 113 वाली है, यही लिख लो। जो संरचना है 1+1+3 की है। ये अपनी नियुक्ति, इनकी नियुक्ति, रिपोर्ट, सेवा शर्तें, कार्यकाल सबको निर्धारित करता है राष्ट्रपति। और सामान्य तौर पर इनका कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है ये, लेकिन ये फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति कम ज्यादा कर सकते हैं। 1993 में गठन हुआ, तब क्या थी? वैधानिक संस्था। 2018 में इसे संवैधानिक बन गई। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 102वां संविधान संशोधन हुआ था। 102nd, ओके। और इससे पहले अभी हम पढ़ के आए हैं 101वां संविधान संशोधन हुआ था। 101st जो हुआ था, कब हुआ था? 2016 में हुआ था। किससे रिलेटेड था? जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड था। ठीक है, और तो ये रिवाइज हो गया। तो 2-3 लाइनें थी इसमें। अगला आयोग देखते हैं। अगला आयोग है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनके लिए एक विशेष अधिकारी है, जो एक संस्था है, निकाय है, संवैधानिक संस्था है ये। उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हमें भाग 17 और अनुच्छेद 350 बी में इसका वर्णन मिलता है। संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 350 बी में। और इसका गठन कब हुआ था? 1957 में हुआ था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा हुआ था। और इसका जो विशेष अधिकारी है, इसका जो पदनाम है, वो पदनाम क्या है? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त, यानी कमिश्नर जो होता है, तो इसका पदनाम है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय है प्रयागराज में। इसके मुख्यालय के अलावा इसके क्षेत्रीय कार्यालय है, रीजनल जो ऑफिसेज हैं वो कहाँ कहाँ है? बेलगाम कर्नाटक के अंदर, चेन्नई तमिलनाडु, और कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये अपनी रिपोर्ट देता है अल्पसंख्यक मंत्रालय को, और अल्पसंख्यक मंत्रालय अपनी वो रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो रिवाइज करते हैं, आंखें क्लोज करो। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो विशेष अधिकारी है, उसका वर्णन संविधान के अंदर भाग 17 और अनुच्छेद 350 बी के अंदर मिलता है। इसको संविधान में शामिल किया गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। 1957 में इसका गठन हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? प्रयागराज के अंदर, यूपी में। इसके रीजनल ऑफिस कौन कौन से हैं? बेलगाम कर्नाटक के अंदर, चेन्नई और कोलकाता के अंदर। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अपनी रिपोर्ट देता है अल्पसंख्यक मंत्रालय को, अल्पसंख्यक मंत्रालय अपनी रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को। अब देखते हैं अगला निकाय, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। ये एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका कार्य है वो अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है। इस वजह से इसके बारे में विभिन्न एग्जाम्स जो हैं, परीक्षाएं, उनमें बार बार इससे रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा, किस भाग से संबंधित है? भाग 5। इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं? 148 से लेकर 151 तक।
इसका काम क्या है? जो देश के लोकवित्त है उसका संरक्षक का कार्य करता है, जो देश की जो संपूर्ण जो वित्तीय स्थिति है उसका नियंत्रण करता है, केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी। ठीक है। इसकी जो नीति, इस पर त्याग पत्र सब राष्ट्रपति को है, कार्यकाल 65 वर्ष है। ये चीजें तो संवैधानिक संस्थाओं में सेम ही है, तो ज्यादा में रटने की जरूरत नहीं है, याद रखना है बस। इसका निष्कासन है कैसे होता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जैसे निष्कासन होता है, वो मैंने आपको पहले भी एक संस्था के लिए बताया कि मान लो वो दुर्व्यवहार है, सक्षमता के आधार पर दोनों सदन विशेष बहुमत पारित करेंगे, फिर राष्ट्रपति हटाता है। तो वो कौन सी संस्था थी जिसे सेम इसी तरह हटाते थे? वो थी इलेक्शन कमीशन। ठीक है। अब अगला देखो, जो इसकी वेतन एवं सेवा शर्तें हैं, वो कौन निर्धारित करता है? वो निर्धारित करता है संसद। संसद ने क्या निर्धारित किया? ये इनकी जो वेतन और सेवा शर्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होगी। ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति संसद में नहीं रखता है। और या फिर ये अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है अगर वो राज्य के स्तर पर है, और वो राज्यपाल कहाँ रखता है? विधानमंडल को देता है। अब इसके कार्य देखें तो ये जो भारत व राज्यों की जो संचित निधि होती है, दो तीन तरह की निधियां है ना भारत की, आकस्मिकता निधि और संचित निधि। तो इसमें से ये संचित निधि के जो सभी व्यय हैं उनसे संबंधित लेखाओं की जो लेखा परीक्षा करता है, कि मतलब जो व्यय किया गया है वो सही है या नहीं है, उन सभी तरीके की जांच करता है। इसके अलावा जो सरकारी कंपनियां या निकाय या प्राधिकरण है जहाँ पे सरकार की तरफ से अनुदान दिया गया है, उनके भी व्यय संबंधी लेखाओं की ये लेखा परीक्षा करता है। विभिन्न समितियां मिलेंगी, कुछ स्थायी और कुछ अस्थायी समितियां। उन समितियों में से एक समिति है लोक लेखा समिति। सभी समितियों के बारे में हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, पर अभी समझो कि लोक लेखा जो समिति है उनके मार्गदर्शक का कार्य करता है। ये जो राज्य के स्तर पर क्या करते हैं, जो राज्यों के लेखा होते हैं उनका संकलन करता है और अनुरक्षण करता है। ये पॉइंट थोड़ा ना ध्यान से देखना, कि जो केक संस्था है वो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि वो केंद्र स्तर पर काम करती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस है कि ये राज्य की जो लेखाएं होती है उनका संकलन और अनुरक्षण तो करता है, लेकिन 1976 के बाद में ये काम सेंटर के लिए नहीं करता। जो राज्य के लेखा है उनका संकलन और अनुरक्षण तो कर लेगा, लेकिन सेंटर के लिए नहीं करेगा 1976 के बाद में। अब इसके अलावा जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये शायद यूपीएससी की किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति को अपने जो 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन देता है वो कौन कौन से हैं। पहला है विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दूसरा है वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, तीसरा है सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। तो कौन कौन से हैं? एक तो विनियोग लेखाओं पर देता है, दूसरा देता है वित्त लेखाओं पर, तीसरा देता है सरकारी उपक्रमों पर। तो वही को अपने एक एक वर्ड पकड़ना है, कौन कौन सा? विनियोग लेखा, दूसरा वित्त लेखा, जो तीसरा हो गया सरकारी उपक्रमों पर लेखा। इन तीनों की रिपोर्ट देता है। इसके अलावा एक एक औचित्य लेखा परीक्षण भी करता है, लेकिन वो इसके विवेकानुसार होता है। इससे वे ये देखता है कि जो सरकारी व्यय है वो तरह संगत है या नहीं है, उसकी नित्य की भी जांच करता है। ठीक है। अब इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। हम रिवाइज करोगे तो जो चीजें नहीं समझ आई है वो और अच्छे से याद समझ में आएगी। आइज क्लोज करो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैग का वर्णन संविधान के कौन से भाग में मिलता है? भाग 15 अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। इसकी नियुक्ति, शपथ और त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को देता है। कार्यकाल 6 से 65 वर्ष हो गया। इसका निष्कासन वैसे ही हो सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह। और इसी की तरह अन्य किस संस्था का ऐसे निष्कासन था? वो था इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा जो केंद्र वेतन है, जो सेवा शर्तें हैं, वो संसद निर्धारित करती है। संसद ने कैसा निर्धारण कर रखा है? इनके सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है। ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति संसद में अपनी रिपोर्ट को रखता है। और फिर ये अगर राज्य के स्तर पर कोई रिपोर्ट है तो वो राज्यपाल को देता है, राज्यपाल विधानमंडल में रखता है। और ये जो भारत की संचित निधि है उसे संबंधित व्यय संबंधी जो लेखा, उनकी लेखा परीक्षा करता है। ठीक है। इसके अलावा किसकी करता है? जो सरकारी कंपनियां, निकाय, प्राधिकरण है जिन्हें सरकारी अनुदान मिला है उनकी भी लेखा परीक्षा करता है। ये लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं कि किस समिति का ये मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, तो लोक लेखा समिति के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो राज्य की लेखाएं हैं, जो राज्य के लेखा होते हैं उनका तो संकलन और अनुरक्षण करता है, लेकिन केंद्र के लिए काम 1976 के बाद नहीं कर रहा है।
इसके अलावा ये अपने 3 प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है लेखा संबंधी। तो वो कौन कौन से है? विनियोग लेखाओं पर, पहला है विनियोग लेखाओं पर, दूसरा है वित्त लेखाओं पर, तीसरा है सरकारी उपक्रमों पर। जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को देता है। इसके अनुसार ये अपना औचित्य लेखा परीक्षण करता है, जो विवेकानुसार होता है। ठीक है, अब अगली संस्था देखते हैं। अगली संस्था है भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये इसका वर्णन भी कहाँ है? भाग क्या, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के अंदर। ये जो भारत का है उसका सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति और पारिश्रमिक में कौन तय करता है? राष्ट्रपति। और ये बात ये देखो, जैसे बाकी संस्थाएं होती थी वो राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करती हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो इसकी योग्यता कैसी होनी चाहिए? कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के समान इसकी योग्यता है। अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए पात्र है, तभी वह भारत का महान्यायवादी बन सकता है। ये जो संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनकी जो संघ, उनकी जो बैठक वगैरह होती है उसके अंदर जाके बोल सकता है, उनकी कार्रवाई में भाग भी ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। मतदान के बिना उनमें शामिल हो सकता है। तो इसको वही सभी भत्ते और विशेष अधिकार मिलते हैं जो कि संसद सदस्य को मिलते हैं। यानी एमपी को जितने भत्ते और विशेष अधिकार मिलते हैं वही एक महान्यायवादी को मिलते हैं। और ये अपने इसको किसी भी निजी विधिक कार्रवाई में रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन कोई भी ऐसा केस है जहां पर एक पार्टी इंडिया है, तो वहां पर ये नहीं लड़ेगा। वहां पे सिर्फ भारत की तरफ से जा सकता है, भारत के अपोजिट नहीं जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरी संस्था है उसके साथ में हम इसे रिवाइज कर लेंगे। अगला है राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 165 के अंदर। और ये राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। तो एक चीज देखना, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि इसका कौन सा भारत के महान्यायवादी है, इनसे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा था? 76। अब जो केंद्र के स्तर पर जितने भी संस्थाएं हैं, ठीक है, चाहे वो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, या फिर प्रधानमंत्री है, तो उसे राज्य के स्तर पर कौन हो जाएगा? वो प्रधानमंत्री का हो गया मुख्यमंत्री, और प्रेसिडेंट का हो गया राज्यपाल। ठीक है। तो अब इनके अंदर क्या होता है कि अगर जो भी आर्टिकल है उसमें आप +89 या +90 कर दोगे, तो वो सेम आर्टिकल राज्य का बन जाता है। ये कोई वो नहीं है कि फॉर्मूला की फिक्स फॉर्मूला ऐसा होगा ही होगा, पर जनरली ऐसा देखा गया है, अगर आप उसमें +89 या +90 कर देते हो वो राज्य का बन जाता है। जैसे 76 है, 76 में 89 प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा? 165। और यही यहाँ पर राज्य का जो महाधिवक्ता है उसका अनुच्छेद है। अब रिवाइज कर लेते हैं, आंखें क्लोज करो। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इसका वर्णन संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 76 के अंदर मिलता है। भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी या नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, क्योंकि संवैधानिक निकाय है। अब इसी लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति इसे कभी भी हटा सकता है, लेकिन जनरली हटाते नहीं है। जनरली जब सरकार बदलती है तभी ये हटता है, अन्यथा सेम ही रहता है। सरकार चाहती है तो ही बदलता है। इसकी योग्यता के नीचे सुप्रीम कोर्ट का जज अगर कोई व्यक्ति बन सकता है तो वो न्यायवादी बनने के भी योग्य है। और ये सदन की जो बैठकें होती है उनमें भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। इसके भत्ते व विशेषाधिकार भी संसद सदस्य के समान होते हैं, और निजी विधिक कार्यवाही से रोक है नहीं है। अब राज्य के स्तर पर जो यही सेम न्यायवादी वाला कार्य है, ये कौन करता है? ये करता है राज्य का जो महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है जो। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? भाग 6 के अंदर। अनुच्छेद कौन सा है? 165 है। और ये राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी है। तो अब देखो, जब स्टार्टिंग में मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर जो 12 निकाय बताए थे वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। निर्वाचन आयोग हो गया, यूपीएससी हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया। ये हमने पहले लेक्चर 1 के अंदर कवर किए थे। आज हमने क्या क्या कवर किया? जीएसटी काउंसिल, एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, जो नागरिक अधिकार नहीं, जो भाषाई अधिकार से संबंधित संरक्षण आयोग के लिए विशेष अधिकारी है, जो उनका कमिश्नर होता है, वो पढ़ा। कैग के बारे में पढ़ा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। इन सभी को हमने लेक्चर 2 के अंदर कवर कर लिया। तो ये टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब हमें जो इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, इस ये लंबा हो जाएगा पार्ट, इसके हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उसमें हम PYQs देखेंगे, जो यूपीएससी के अंदर पूछे हुए हैं, स्टेट पीएससी के अंदर पूछे हुए हैं,
या रेलवे के अंदर पूछे हुए हैं, या बैंक के किसी एग्जाम में है, या एसएससी ने किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछ रखे हैं। तो ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूंगा 30-40 क्वेश्चन इसके हम कवर कर लें, तो उसके बाद में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ये मुझे आपको कमेंट करके बताना है। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। इसमें अगर कुछ सुधार की आपको गुंजाइश लगती है कि जो मुझे ऐड करना चाहिए, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। सजेशंस का मोस्ट वेलकम है। और इसके अलावा मैंने जो इसका डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर अपनी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहां आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वो सभी डिटेल दे दिया है। और टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, इंस्टाग्राम पे जो इसका चैनल है वो, उसका लिंक अभी नहीं डाला है, लेकिन जल्दी डाल दिया जाएगा उसका भी। और इसके अलावा अगर मेन वही है कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और एक लाइक तो बनता है ना, तो एक लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।